चलिए आज हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पहले तो टर्म आया किस लिए होगा, यानी कि हमारे देश में क्या होता है, जो फूड सिक्योरिटी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत क्या है, यानी कि जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर में आता है। तो भारत में इस तरह की कंडीशंस इमर्ज हो जाती हैं कि भारत यानी कि कई ऐसे स्टेट होते हैं भारत के जो अपने आप को यानी कि कहीं कम एग्रीकल्चर होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं। तो भारत में क्या था, अगर जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती थी फूड के वजह से। आज तो भारत में इतना ज़्यादा भोजन होता है कि दूसरे देशों को भी हम सप्लाई करते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसी क्या सिचुएशन बनी थी, आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। तो हम देखते हैं पहले फूड सिक्योरिटी मीन्स होता क्या है। हम इसको देखते हैं, 3 वर्ड्स हमारे यहाँ कुछ दिए गए हैं। एक अवेलेबल से बन गया, अवेलेबिलिटी बना, एक्सेसिबल से एक्सेसिबिलिटी बन गया, और अफोर्डेबल से अफोर्डेबिलिटी हो गया। तो यानी कि जो 3 वर्ड हैं, ऑल द पीपल्स एट ऑल टाइम्स, यानी कि क्या सभी लोगों को सब पूरे समय ये चीज़ें मिलनी चाहिए। एक्सेसिबल से मतलब क्या है, टू रिच, यानी कि पहुंच में होनी चाहिए, विद इन रिच होनी चाहिए। अवेलेबल से मतलब क्या है, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल, यानी कि सब कुछ होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर चावल है तो दाल नहीं है, दाल है तो चावल नहीं है उस शॉप पे, तो उस पर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों की भरमार होनी चाहिए वहाँ पे। अफोर्डेबिलिटी से मतलब क्या है, वो हमारी ख़रीद में हो। ये नहीं कि हम चावल लेने जा रहे हैं तो हमारे पास दाल के पैसे नहीं, इतना सस्ता होना चाहिए, उसके प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। ये है अफोर्डेबल से। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, हुआ क्या था कि इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों, नेचुरल डिजास्टर के समय, क्योंकि बाढ़ आ सकता है, कुछ भी सूखा पड़ सकता है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी क्लाइमेटी हो सकती है, क्लाइमेटी के समय भी आवश्यकता पड़ती है। तो वेस्ट बंगाल में हुआ क्या था, 1943 में एक अकाल फेमाइन आया था। उस समय लगभग 30 लाख लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। तब से गवर्नमेंट ने यह सोचा था कि हम क्या करेंगे, इसके विषय में उनको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और उसी समय उन्होंने क्या किया था, इस पर ध्यान देना चालू किया था। तो अब देखते हैं कौन कौन से इनसिक्योर हैं फूड के लिए, फूड इनसिक्योर इन इंडिया, यानी कौन कौन है। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों आ जाएंगे। रूरल एरिया में कौन होते हैं, जिनके पास में नहीं होता खाने के लिए, जैसे लैंडलेस फार्मर्स होते हैं और ट्रेडिशनल फार्मर्स होते हैं, तो वो क्या है, इनके पास में नहीं होता है। अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बेगर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं हमारे यहाँ। ये क्या हो जाते हैं, सीजनल लेबरर्स होते हैं, जो सीजन के समय काम तो करते हैं, बाकी ऐसे रहना पड़ जाता है, तो उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और कुछ सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें, जैसे SC ST एंड सम सेक्शन ऑफ द OBC, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कि लगभग कितने % SC बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, 43 के आसपास। ST कितने थे, 29 के आसपास। और सम अदर सेक्शन भी हमारी सोसाइटी में क्या है, वो भी गरीब में है। फीमेल एंड चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग जेंडर वाइज देखा जाए तो फीमेल की कंडीशन क्या हमेशा से ही ख़राब रही है, तो उनको भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। चिल्ड्रन क्या है, भारत तो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के मामले में पहले नंबर में शायद आता होगा। इतने बच्चे हमारे देश में कुपोषण रहते हैं नाइजीरिया के बाद अगर देखा जाए तो अब रीजन वाइज देखते हैं किस एरिया में कितने ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर रीजन वाइज देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा, तो ये क्या आ जाते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए एरिया हैं हमारे देश में, ये सबसे बैकवर्ड एरिया माने जाते हैं हमारे देश के। और कहाँ पहुंचानी पड़ेगी, जैसे रिमोट एरिया हो गया जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। रिमोट एरिया किन्हें कहते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, वो सियाचिन हो गया, लद्दाख हो गया। ये एरिया कैसे होते हैं जहाँ पर फूड पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होता है, बड़े दुर्गम स्थल होते हैं ये, तो ऐसे एरिया के लिए आवश्यकता पड़ती है। नेचुरल डिजास्टर एरिया, यानी कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पर क्या है, क्लाइमेटी किसी भी तरह की किसी भी समय हो सकती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सेव करके रखना पड़ता है नेचुरल डिजास्टर के लिए। माइग्रेट क्या हो जाते हैं, जैसे कोई पीपल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं फॉर वर्क के लिए, काम करने के लिए, तो उनके लिए भी क्या होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे यूपी से महाराष्ट्र चले जाते हैं तो ये सिस्टम क्या करते हैं, वहाँ पर उन्हें फ्री उपलब्ध होता है भोजन, यानी कि उनके लिए ग्रेन्स वगैरह दे दी जाती हैं, राइस एंड व्हीट। अब हंगर देखते हैं कितने प्रकार का होता है। हंगर 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने उसमें, हंगर 2 प्रकार का होता है। एक क्रॉनिकल होता है, क्रॉनिकल में कौन आ जाते हैं, पुअर पीपल आ जाते हैं, तो जिनके पास में ख़रीदने के लिए नहीं होता, तो किस में आ जाते हैं, क्रॉनिकल होते हैं। और सीजनल हंगर क्या हो जाते हैं, जो कुछ महीनों के लिए क्या हो जाते हैं, वो जिनके पास में भोजन नहीं रहा, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर लें, इनके पास क्या हो जाता है, कुछ महीने बाद वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं।
इसके लेकिन सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन का, हमारे देश में जो पीडीएस सिस्टम वगैरह हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से किया। जैसा आप जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन को भारत ने अडॉप्ट कर लिया था 1960s के आसपास। तो 1965 में क्या हो गया, जो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी थी देखा जाए तो क्या था, 7 मिलियन टन था मात्र, इतने मात्र हम लोग टन उगा यानी कि अनाज हमारे देश में था। लेकिन वही 2010 के आसपास कितना हो जाता है, 218 मिलियन टन हो जाता है। आप समझ सकते हैं 218 मिलियन टन हमारे पास में प्रोडक्टिविटी होने लग जाती है। ग्रेन्स एंड राइस यानी कि व्हीट एंड राइस के इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे देश में। फिर फूड सिक्योरिटी 2 कंपोनेंट्स होती हैं इसके। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बफर स्टॉक होता है और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसे हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं। अब इनके विषय में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।